हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें, जो हमारे रांची के यार साथी दोस्त जितने हैं वो सारे अगर कोई पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेज में मेरे, तो सक्सेस कोचिंग सेंटर रांची में आपका स्वागत करता हूं। आइए वहां मिलेंगे, और ऐसे वर्चुअली क्लास में तो ले ही रहे हैं डेली डेली। चलिए आते हैं हम अब लोग अपना टॉपिक में। पेन सर, चलिए, जैसे आज है मेरा टॉपिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ये आपका टॉपिक छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस आता है आपके सामने तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। उस कंफ्यूजन को इस क्लास के बाद नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन ऐसा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप हमें सपोर्ट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा जो हम समझाएंगे। आगे देखिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है, घर्षण एक बल है। घर्षण एक बल है, एक प्रकार का बल है, और जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। क्या बोला? फ्रिक्शन एक बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे यहां देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है ट्रेवल करके, तो इधर जा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये जो लग रहा है ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन यानी घर्षण। और ये इधर मोशन करते हुए गति में चल रहा है, इधर गति में है ये, लेकिन इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, घर्षण। और अगर मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, और आप लोग चले जा रहे हैं स्वतंत्र अवस्था में, ना कोई ब्रेक लगा रहे हैं ना किसी तरह से, लेकिन देख रहे होंगे थोड़ा दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, एक्सीलरेटर नहीं लेते हैं तो स्लो हो जाता है गाड़ी। क्यों? क्योंकि आपके रोड के द्वारा जो फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है, तो घर्षण के कारण आपका गाड़ी रुक जाता है। उसी छोटी सी पॉइंट को आप लोग को समझना है कि जब गति कोई वस्तु एक डायरेक्शन में कर रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है उस ऑब्जेक्ट पे लगता है यहां, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इस जो सरफेस होता है इस पे जो फ्रिक्शन लगता है, फोर्स, उसको क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। जैसे, और इस घर्षण को कम करने के लिए आप क्या क्या लगाते हैं? स्नेहक डालते हैं, लुब्रिकेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, स्नेहक, ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, जो बहुत टाइट चीजें जो नहीं खुल रहा है उसमें ग्रीस लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, फिर वो खुलना शुरू हो जाता है। देखिए, और एक बात है, घर्षण बल को क्षयकारी या छिन्न बल कहते हैं। ये एक ऐसा बल है, बहुत छिन्न मतलब क्षयकारी, कि एक तरह से क्षय नहीं होता। जैसे आप मान लेते हैं हाथ को रगड़ते हैं, तो रगड़ते हैं हाथ को तो घर्षण बल लगता है कि नहीं? घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो ये क्या एनर्जी किस में बदल जाता है? तापीय में बदल जाता है, उष्मा उत्पन्न कर देता है। यानी घर्षण बल जो है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका क्या बोलते हैं इसको? गर्मी में, यानी उष्मा उत्पन्न हो जाता है, तापीय में चेंज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये कैसा बल है? क्षयकारी या छिन्न बल है, क्या? घर्षण। आगे स्नेहक। स्नेहक का इस्तेमाल कहां करते हैं? स्नेहक दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस हो जाता है एक, दूसरा द्रव, और तीसरा अर्ध ठोस। जैसे वैसलीन लगाते हैं, ठीक है, वो कैसा हो गया? अर्ध ठोस में आ गया। ग्रीस हो गया, वैसलीन, ग्रीस, बोरोप्लस आप लोग लगाते हैं, वो सारे अर्ध ठोस हो गए। और द्रव में कैसा हो गया? कोई भी चीज लगाते हैं तो तेल, मोबिल या क्रिकेटर इस्तेमाल क्या करता है? थूक लगाता है बॉल में, ताकि बॉल क्या करे? फिसले जाके और सीधा मिड विकेट उड़ा दे, है ना। तो इसीलिए जो तेल, मोबिल हो गया, ये सारे कैसा है? द्रव है, जो क्या करता है? घर्षण को कम करता है। ये घर्षण को कम करने के लिए हमारा टॉपिक घर्षण है, ठीक है। और देखिए, अगर बोला जाए कि ठोस में कौन सा है आपका जो क्या करता है? घर्षण को कम करता है, तो ग्रेफाइट है, जो क्या करता है? ठोस चीज है, ये मशीन वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अब वहां ग्रेफाइट का चूर्ण ला के डालिएगा तो नहीं ना घर्षण कम होगा, वो तो पूरा ब्लैक बोर्ड को काला कर, मतलब जो आपका कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड को काला कर देगा। कैरम बोर्ड पे तो डाल नहीं सकते, उस पर क्या डालते हैं? पाउडर, ताकि फ्रिक्शन को कम कर दे। फिर आपका टैगल्स मारते हैं तो पूरा दौड़े, समझे। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ठोस में ग्रेफाइट, द्रव में आपका हो गया तेल, मोबिल, है ना, और अर्ध ठोस में हो गया ग्रीस, वैसलीन,
ठीक है। बोरो प्लस जो आपका अर्ध ठोस है, देखिएगा तो दाना दाना टाइप के अंदर रहता है। चलेगा, आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अब बोला गया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है, आप लोग तो जानते हैं ग्रेफाइट कहाँ इस्तेमाल होता है, पेंसिल में, ये अलग बात है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतह की प्रकृति पर। एकदम एक नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बड़ा चीज है, ठीक है, बड़ा चीज मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा कि सरफेस है, यानी इसका क्षेत्रफल बड़ा होने से कोई मतलब नहीं हमको घर्षण से। अगर इतना ही बड़ा है और पूरा रुखड़ा है तो उसको अगर घर्षण करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, छिल देगा एकदम, ठीक है। अपने हाथ पे ऐसे से कर रहे हैं, अरे मान लेते हैं खुरदरा एकदम लोहा है, उस पर अगर हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा, लोहे वाला में होगा, जो किला टाइप के निकला रहेगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। और ये स्मूथ है, तो फ्रिक्शन समझाने का मतलब है जिसके उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितना गड्ढा है, कितना नुकीला है, खर्चीला है, उस टाइप से निर्भर करेगा, ना कि इसलिए क्षेत्रफल कितना बड़ा है जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, तो क्या बोला, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उबड़ खाबड़ है कि नहीं घर्षण करने वाला क्षेत्र। आप लोग देखते होंगे टायर के ऊपर लगा रहता है, बड़े बड़े मतलब बनाए जाते हैं, ऐसे संरचना भी बनाया जाता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा रहता है। तो क्या करता है, ये फ्रिक्शन को बढ़ाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि ब्रेक मारिए तो ब्रेक पकड़ेगा। और अगर मान लेते हैं ये सॉलिड रहेगा, एकदम पूरा सर्कल रहेगा, तो ब्रेक मारिएगा एक चक्कर घूम जाएगा, एक बार ब्रेक नहीं पकड़ेगा, समझ गए। ब्रेक और गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो जो ये रोड है और रोड के साथ इसके साथ होगा कि नहीं, यहां रोड के साथ जल्दी से गाड़ी रुकेगी जब ब्रेक लगाइएगा, लेकिन ये वाला में नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें कहीं नुकीला है ही नहीं, फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन अधिक लगेगा, इसमें कम लगेगा, नहीं के बराबर, तो नहीं लगेगा तो फिर गाड़ी नहीं रुकेगी जल्दी, इसलिए हम लोग टायर समय पर चेंज करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस पे निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर कि कैसा है, ठीक है, जिसका प्रकृति अच्छी रहेगी यानी उसके फ्रिक्शन से पता चलेगा। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। ये बताए कि कोई बल, अगर किसी गतिमान वस्तु है और उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ना कोई ब्रेक लगा रहा है ना कुछ है, फिर वो गाड़ी धीरे 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 रुक जाएगी। क्या है रुकेगी, घर्षण बल के कारण। क्योंकि कोई भी वस्तु चलता है, गति में है, तो इधर आगे चल रहा है, तो इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो फोर्स के लिए रुक जाएगा। घर्षण बल लगता है इसके अपोजिट साइड से, यानी विपरीत दिशा से, इसलिए गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। तो वही बोल रहा है कि गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। आगे है, दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। मान लेते हैं दो समान चीजें हैं, जितना स्मूथ ये है उतना ही स्मूथ ये सामने वाला है, तो कहां से फ्रिक्शन बहुत कम होगा, नहीं के बराबर, समझ गए। और एक ऐसे है और ऐसे करके करेंगे तो ज्यादा लगेगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन। तो वही बोल रहा है कि अनियमितता होनी चाहिए, नियमित नहीं। अगर एक ही जैसा दोनों सरफेस रहेगा तो घर्षण बहुत कम लगेगा, और अनियमित रहेगा तो दो सतहों की अनियमितता के कारण, ठीक है, रेगुलर नहीं इरेगुलर, यानी अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है, अधिक रहेगा, लगता है। अगर ज्यादा रहा उबड़ा खबड़ा तो ज्यादा घर्षण लगेगा, कम रहा तो नहीं के बराबर लगेगा, ठीक है। आगे, घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता, बाकी ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी चीज को अगर रगड़ते हैं तो बोले कि रगड़ेंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो उससे एनर्जी डेवलप, मतलब क्या बोलते हैं, उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। आप हाथी को रगड़ के देखिए, रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आपका घर्षण पैदा होता है, घर्षण से उष्मा में चेंज हो जाता है, तो ताप में चेंज हो जाता है। वही बोल रहा है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, यही लाइन को पूछा आपके सामने कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता, विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता, क्या होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही बात यहां भी हो रहा है कि एक क्या कार्य है, क्षय नहीं होता इस कार्य का, और वो किसमें हो जाता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। हम तो बताए कि सतह अनियमित रहेगा तभी घर्षण बल लगेगा, अगर सेम सेम रहेगा तो नहीं लगेगा ज्यादा,
चलिए देखते हैं आगे। अब घर्षण के प्रकार हैं। घर्षण मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग ज्यादातर 3 पढ़े होंगे। कौन कौन है? एक होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण, तीसरा गतिज या सर्पी घर्षण, चौथा लॉटनिक घर्षण। देखिए स्टैटिक्स, कोई वस्तु रखा हुआ है एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते इसी को, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो एकदम रखा हुआ है एक जगह पे रखा हुआ है। या गिलास ले लीजिए, ये गिलास एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक टेबल पे रखा हुआ है। अभी टेबल पे रखा हुआ है तो इसमें कौन सा घर्षण लगेगा? तो ये स्टैटिक्स है, इसमें कोई नहीं है, एकदम स्टैटिक्स है, एकदम स्थिर अवस्था में है। तो जो सरफेस के साथ जो कांटेक्ट बनाए है ये, इसको कौन सा फोर्स लगेगा? तो घर्षण बल, ये क्या होगा? स्थैतिक्स होगा। दूसरा होगा सीमांत। अगर कोई फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से इतना फोर्स लगाना होगा जितना इसका वजन है, जितना से ये इधर घसक सकता है। अगर जितना लगाएंगे, जितना कि जैसे इधर ये मान लेते हैं कि इधर बल लगाएंगे 5 न्यूटन, तभी ये यहां से यहां तक जाएगा गिलास, ठीक है। 5 न्यूटन इधर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तब गिलास यहां से उठ के यहां तक जाएगा। लेकिन आप लगा रहे हैं 4 न्यूटन, तब तो नहीं घसकेगा। तो जितना एकदम अधिकतम चाहिए जिससे घसक जाए गिलास, यानी एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए, घर्षण करने के लिए जो लगेगा बल, उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। यानी सीमा के अंत तक, बात को समझिए, सीमा के अंत तक घर्षण करने में, यानी वो घर्षण हो नहीं रहा, एकदम जितना लगाएंगे, एकदम लास्ट पॉइंट पे लगाएंगे, उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। ताकि अगर लगाएंगे इसको, जैसे यहां से 4 बोले 5 न्यूटन में ही घसकेगा, हम जान रहे हैं, और 4 न्यूटन लगाए तब तक कुछ नहीं हो रहा, जैसे का तैसे है। 4.5 न्यूटन लगाए फिर भी नहीं घसक रहा, और जैसे 5 न्यूटन के करीब पहुंच रहा, धीरे धीरे घसकना, इधर चलना शुरू हो गया है। तो क्या समझेंगे? यही इसका सीमांत घर्षण है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्थैतिक घर्षण जिसको कहते हैं, वो एकदम स्थिर अवस्था में रहेगा तब लगता है। जब घसकने लगा तो सीमांत घर्षण। और गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण उसको कहते हैं जब वो गति में आ जाता है, ठीक है। कोई चीज, देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां एक इंक्लाइंड अवस्था में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इधर से इंक्लाइंड अवस्था में इधर घसकेगा कि नहीं? अब ये घसक के नीचे आने गिरने की कोशिश करेगा, और ये जैसे ही नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? गतिज या सर्पी घर्षण। वो सरकते हुए नीचे गिरने लगेगा, सर्पी घर्षण। और भी इसको हम लोग डिफिनेशन से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और समझिए, और एक बचा हुआ है लॉटनिक घर्षण, जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, कोई ये पत्थर है मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसको अगर लुढ़काना है, एक जगह से दूसरे जगह लगाना है, तो ये इतना ही क्षेत्रफल पे लग रहा है ना इसका फ्रिक्शन, तो इधर से इसको क्या करेंगे? धक्का मारेंगे तो इधर आगे बढ़ेगा। तो ये क्या होगा? ये अपना जो स्थान चेंज करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आएगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या बोले? रोलिंग करते हुए जाएगा, घूमते हुए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लॉटनिक घर्षण। चलिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेंगे कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, तब एक कौन सा बल कार्य करेगा? स्थैतिक फ्रिक्शन। वही बोल रहा है, स्थिति का भी बोले थे, गिलास का एग्जांपल लिए थे कि वो रखा हुआ है, केवल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्थिर अवस्था में रहता है। तब जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब जो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। आगे देखिए, सीमांत घर्षण वह बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब सरकने या सरकाने को होती है। अब सरकने को होती है, मतलब यह अब लगता है कि सरकने वाला है कोई ऑब्जेक्ट। अभी लगा रहे थे तब तक नहीं, बोले कि इधर 5 न्यूटन जरूरत है, 4.5 न्यूटन तक दे दिए, तब तक वो घसक नहीं रहा। लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपना और ज्यादा पावर लगाएंगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? ज्यादा घसकने शुरू हो जाएगा। अब घसकना जैसे सरकने लगा, क्या समझिएगा? सीमांत घर्षण, यानी सीमा का अंत हो गया उसका, अब नीचे गिरेगा वो ऑब्जेक्ट या सरकने लगा, तो समझिएगा सीमांत घर्षण। उम्मीद करते हैं समझे होंगे।
वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी अनंत तल पे फिसल रही हो। अभी तो बताए थे, देखिए जैसे कोई वस्तु, ऐसे यहां कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, इधर फिसल के गिर रहा है, तो यहां जो फ्रिक्शन इसका बल लग रहा है, इसका फ्रिक्शन, ये इधर से तो मोशन गति में इधर है, और इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल लग रहा है इसका अपोजिट में। तो जो ऐसी सतह में जो घर्षण होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गतिज या सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण सांप जैसा रेंगना, ठीक ना, वैसे ही रेंगते हुए जा रहा है। अनंत तल मतलब इंक्लाइंड सरफेस। बोल रहा है वह लोटनिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जब किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रही हो। जब वस्तु लुढ़क रही हो उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण बल। लुढ़कना, ये शब्द को याद रखिएगा तो याद रहेगा। कोई वस्तु मान लीजिए ऐसे भी, इस ऑब्जेक्ट को यहां से पहाड़ से गिर रहा है, लुढ़कते लुढ़कते रोलिंग फ्रिक्शन गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लोटनिक घर्षण। तो आपका जो पूछता है इससे संबंधित वो क्वेश्चंस यहां है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा। तो जो वस्तु स्थिर में था उसमें ना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एकदम ज्यादा है तभी तो बैठा ले चुपचाप, समझ गए, एकदम स्थिर अवस्था में है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हो जाएगा गतिज फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे कम लोटनिक फ्रिक्शन। सबसे कम अगर विरोध करेगा फ्रिक्शन, सबसे कम किस में लगेगा, लोटनिक में, सबसे अधिक हो जाएगा स्टैटिक्स में, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बोले थे, एक सरफेस है, यहां रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा हम बोले थे ये ऑब्जेक्ट है गतिज ऊर्जा वाला, गतिज और सर्पी फ्रिक्शन वाला। एक ऑब्जेक्ट ऐसे है जो इंक्लाइंड सरफेस पे है, और एक ऑब्जेक्ट फिर है जो ये लुढ़क रहा है, बहुत कम कॉन्टेक्ट बनाया और इधर से इधर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर गतिज फ्रिक्शन में, फिर लोटनिक फ्रिक्शन में। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, पहला स्टैटिक्स, फिर हो जाएगा आपका गतिज, और फिर हो जाएगा लोटनिक, ठीक है। स्थैतिक, गतिज और लोटनिक, यहां से क्वेश्चन बनाया और सीधा हूबहू ऐसा ही छाप दिया गया था आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा ही आया हुआ है कि किस में होगा दिखाएं, और तीनों यहाँ ऑप्शन आपका चेंज था कि ये वाला यहाँ कर दिया था, लोटनिक को गतिज के प्लेस पे रख दिया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा मारना है। स्थैतिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फिर गतिज, फिर लोटनिक। तो सबसे अधिक कौन पूछेगा, सबसे अधिक फ्रिक्शन किस में, स्थैतिक में, सबसे कम लोटनिक में, ठीक है। बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। बॉल बियरिंग जो मोटर में लगा रहता है, ठीक है, बॉल बेयरिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या घूमता है, तो कौन सा बल को, वो गतिज ऊर्जा को, गतिज घर्षण को जो गति में लाता है, तो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। कौन, बॉल बेयरिंग जो होता है, सो बॉल बेयरिंग। आगे रोलर को खींचने के अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। देखिए गतिज जो फ्रिक्शन है उसके तुलना में लोटनिक का क्या है, कम है। इसीलिए कोई रोलर को देखते होंगे रोड में लेके जाता है तो क्या करता है, उसको उठा के तो लेके नहीं जाता, या तो उसको क्या करता है, गतिज में भी उतना, फिर उसको लुढ़काने की कोशिश करता है, लुढ़काते हुए लेके जाता है। तो क्योंकि लोटनिक फ्रिक्शन कम होता है, सबसे कम एनर्जी खपत होगा, आराम से चल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा उसमें, इसीलिए। घर्षण के कुछ लाभ और हानि है, देखते हैं। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पे फिसल जाते हैं। अगर फ्रिक्शन कहीं कम हुआ, अगर हमारे यहाँ भी हम लोग भी चलते हैं तो रोड पे, और हमारे पैर में फ्रिक्शन का कारण ही हम लोग चल पाते हैं, और नहीं रहता तो आप देख रहे हो कहीं फिसला हुआ जगह था बहुत ज़्यादा है, जहाँ फ्रिक्शन नहीं के बराबर है, तो पैर रखिएगा तो फिसल के चल जाइएगा, गिर जाइएगा, है ना। तो वही बात है, बोल रहा है घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पे फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण होता ही नहीं, एकदम स्मूथ होता है, और जैसे पैर रखिएगा खिसक जाइएगा। तो वही बोल रहा है फिसल जाएंगे। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी पे नहीं चल पाते। अच्छा, घर्षण जब ज्यादा भी हो जाए फिर भी नहीं चल पाते। जैसे आपका हो गया बालू पे चलना, नहीं चल पाते, थोड़ा दूर चलने के बाद थक जाते, क्योंकि इतना फोर्सिव फ्रिक्शन लग जाता है कि आगे चलने पर वो हमें, हमारे ऊपर में जो अपोजिट डायरेक्शन से हमें फोर्स लगता है, जो घर्षण बल कहते हैं, वो ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण हम थक जाते हैं, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल सकते, ठीक है। कम होने के कारण भी होगा, क्या हो जाएगा, फिसल जाते हैं। अधिक होगा फिर भी घाटा है ना, इसलिए नॉर्मल होना चाहिए।
घर्षण अधिक होने के कारण मशीने के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण अधिक हो गया तो क्या होगा, अब बहुत कुछ भी चल रहा है, आप साइकिल में देखते होंगे बराबर आप लोग कुछ उसमें लिक्विड मटेरियल डालते रहते हैं, ग्रीस हो गया, या तो आप लोग ताकि घर्षण कम हो या मोबिल डाल देते हैं जला हुआ, ताकि हमारा क्या हो, फ्री रहे चक्का, तो चलेंगे हम लोग स्पीड में, है ना। तो इसीलिए, और कैसे अगर नहीं डालेंगे तो धीरे 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 वो टाइट होगा, फिर से टूट जाएगा आपका, और जितने भी पार्ट पुर्जे होते हैं वो खराब हो जाता है। गाड़ी में भी ऐसे ही होता है। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती। अच्छा, घर्षण ज्यादा भी कम कर दीजिएगा तो पकड़ेगा ही नहीं, बॉल बियरिंग पकड़ेगा नहीं, सटाक से घूम जाएगा, समझ गए, जैसे डालिएगा तो घूम जाएगा, तो पकड़ेगा नहीं, तो फ्रिक्शन भी तो होना चाहिए, तो दोनों जरूरत है, तो कुछ वही लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे हैं। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। कैसे चल पाते हैं रोड पे, घर्षण के कारण ही। अगर घर्षण नहीं होगा तो हर बार फिसल के गिर जाते, तो कैसे चलते, समझ गए। अच्छा, घर्षण गुणांक एक यहां से सीधा आपका पूछ लिया जाता है फॉर्मूला, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन देखिए बोला है घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल को एफ से दिखाएं क्योंकि एक बल का प्रकार है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो भी एक बल है, लगता है लेकिन ऊपर डायरेक्शन में लगता है। देखिएगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसे यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां एक ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, इसे ऊपर लगेगा, जो नीचे से ये सरफेस पे लगता है उसको क्या कहेंगे, आर बोलते हैं, अभिलंब जैसा रहता है, ठीक है। ऊपर से सीधा अगर हम, क्योंकि हम लोग यहाँ इसे देखेंगे फ्रिक्शन, और नीचे जो लगता है ऑब्जेक्ट से नीचे लगता है वो क्या लगेगा, इसका मास के अनुसार क्या होगा, जी होगा कि नहीं, ग्रेविटेशनल के विरुद्ध, मतलब है नीचे नजदीक में ड्यू टू ग्रेविटी है तो प्लस में होगा, तो ये होगा। और इसी के लिए बोल रहा है कि जो फोर्स लगाते हैं वो बाहर जो ऊपर बल लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, तो इसको बराबर यहां लिख सकते हैं हम, म्यू बराबर, एक सेकेंड देखिएगा, ये लिख सकते हैं म्यू बराबर एफ बाय आर। आर क्या है, एफ हो गया आपका घर्षण बल, और नीचे जो हो गया आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। ये म्यू बराबर, म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक है, कितना घर्षण लग रहा है, घर्षण गुणांक, ये म्यू हो गया घर्षण गुणांक। और इस पे कभी सीधा एक बार फॉर्मूला पूछ दिया है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इस पे न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछता है। अगर इन केस अगर मिल गया हमें, प्रीवियस ईयर में जितना मैंने ढूंढने की कोशिश किया नहीं मिला, और इन केस अगर कहीं अगर सेट पार्ट में मिल गया क्वेश्चन तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और अगर होगा आगे तो देख लेते हैं। देखिए घर्षण गुणांक बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। वही घर्षण गुणांक बराबर क्या होगा, बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, जो बात हम लिखे यहाँ, घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। म्यू बराबर नहीं, घर्षण गुणांक बराबर, ठीक है। बोल रहा है घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होगा। अच्छा आप देखिए यहां, ये भी बल है, ये भी बल है एक प्रकार का, तो कैसे इसका यूनिट होगा ही नहीं, दोनों का फोर्स है, दोनों न्यूटन कट जाएगा, तो इसको मात्रक है ही नहीं। तो पहला तो मात्रक लेस होता है, यानी यूनिट लेस, मात्रकहीन होता है। अब मात्रकहीन तो बीमाहीन हो जाएगा, बीमाहीन। अब इस बात को ध्यान रखें, यानी जिसको डायमेंशन लेस कहते हैं, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, और यूनिट लेस होगा तभी डायमेंशन लेस होगा। तो आपको हो सकता है घर्षण गुणांक आ जाए आपके ऑप्शन में, तो ये बात को ध्यान रखना चाहिए आपको, ताकि आप फंसिएगा नहीं क्वेश्चन में, आसान से आप पहुंच कर सकते हैं आंसर तक। तो इसलिए जानने लायक बातें था आपका। आगे बोल रहा है घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। हाँ एकदम सही है, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, और एक मेरे द्वारा जो बल लगाया जाता है उसका वो
अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है, विरोध करता है, और विरोध करता है इसलिए ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, अभी घर्षण बल कभी कभी धनात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक होता है, वो दोनों बताएंगे। अभी लाभ और हानि में भी था। अब देखिए, जैसे आप एक यहां देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर देखिएगा घर्षण का एक सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है। सकारात्मक और एक नकारात्मक। सोच रहे होंगे ये क्या होगा? नकारात्मक। देखिए, जब हम जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी पे, तो लाभ हो रहा है कि हानि? जहां आपके फ्रिक्शन लगाने पर क्या होगा? लाभ होगा। तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक घर्षण। सकारात्मक घर्षण कब होगा? सकारात्मक घर्षण जब हमें लाभ हो। लाभ हो जब ब्रेक पेड पे आप ब्रेक लगा रहे हैं अपने गाड़ी में, तो गाड़ी रुकेगी, क्योंकि रोकने के लिए मार रहे हैं। वहां फ्रिक्शन क्या हो गया? आपका लाभ हुआ। और लाभ होगा तो सकारात्मक लाभ, और अगर हानि हुआ तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ये बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए? इसी पे क्वेश्चन पूछता है, और कुछ नहीं, एक ही बात पूछा गया कार वाला, ठीक है, कि ब्रेक पेड पे लगाएंगे तो कैसा लाभ होगा? तो सकारात्मक घर्षण होगा, और कुछ नहीं। जब हमें फायदा हो, लाभ हो, तभी सकारात्मक होगा, अगर घाटा हो रहा है तो नकारात्मक घर्षण होगा। चलेगा, देखिएगा यहां लेकिन हमेशा घर्षण नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन मिलेंगे सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। आप जाके देख सकते हैं, कुछ यूथ पब्लिकेशंस के किताबों से लिया गया है, कुछ जितने प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं वहां से लिया गया है, और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपके देख सकते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? कोई बल नहीं लग रहा है, कोई वस्तु गतिमान है और कोई बल नहीं लग रहा है बाह्य बल, तो काहे रुक जाएगी? घर्षण के कारण रुकेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो सतहों के बीच की सतह को अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। जब इरेगुलर होता है तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? घर्षण होगा। क्योंकि अभी हम बताए थे कि जब रुखड़ा एक दोनों अगर सेम सेम होगा तब तो फिर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। एक दोनों क्या होगा? रुखड़ा जितना रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, है ना, घर्षण ज्यादा लगेगा। वही बात पूछा जा रहा है कि अनियमित होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है, किधर कार्य करता है? घर्षण बल हमेशा जिधर बल लगता है उसके विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। ठीक है, कोई वस्तु था इधर से इधर जा रहा था तो घर्षण बल इधर लग रहा था। वही बात बताए थे आपको, घर्षण बल क्या लग रहा है? विपरीत दिशा में। तो बल के विपरीत दिशा में इधर से बल लगा रहे थे तभी गति में हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका अपोजिट दिशा से जा रहा है क्या? घर्षण बल। तो घर्षण बल कार्य करता है हमेशा बल की विपरीत दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा? अच्छा, पीछे के पहिए का घर्षण बल है, क्या है बताइए? एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल रहा है, अपना त्वरण क्या रखा है? स्थिर रखा, एक समान। और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अपना वेग समान है तो क्या होगा? हमेशा जब वस्तु जाएगा तो उसका हमेशा देखिए पीछे डायरेक्शन से लगेगा फोर्स, जो हमेशा कैसा लगेगा? पश्च डायरेक्शन से लगेगा, पीछे के डायरेक्शन से लगेगा। ठीक है, कारों के ब्रेकिंग पैड में आ गया, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। किसके गुण का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, यहां आपका फंसाने की कोशिश किया, जो अभी हम पीछे बताएं कि क्या हो जाएगा? घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन के वेग में बल तनाव की क्रिया नहीं, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। क्यों? कारों के ब्रेकिंग पैड में अगर बल लगाएगा तो गाड़ी को रोकने के लिए लगाया होगा, तो वो फायदा है ना, लाभ है, और लाभ है तो सकारात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव दिखेगा वहां। ठीक है, जहां हानि होगा वहां नकारात्मक, जहां लाभ होगा वहां सकारात्मक। इतना ही बात ध्यान रखना है और अपना ग्रुप डी बेड़ा पार लगा लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा बोले ऋणात्मक होता है।
क्योंकि वो विरोध में लगता है, विरोध में लगेगा तो ऋणात्मक होगा। इतना ही बात ध्यान रखना है। तो क्या होगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यही आपसे पूछा गया और हम पीछे से भी बताते आ रहे हैं कि चीज को। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, क्या होगा, हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक नहीं, हमेशा ऋणात्मक, या केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक नहीं, हमेशा ऋणात्मक रहेगा। घर्षण बल जब भी लगेगा तो हमेशा ऋणात्मक लगेगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक होता है, एक क्षयकारी बल है, ये सारी बात को याद रखना है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, कभी भी कार्य यानी ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता, एक रूप से दूसरा रूप बदल लेता है अपना। तो क्या होगा, जब वस्तु को रगड़ेंगे दो तो घर्षण होगा, और घर्षण से केस में चेंज हो जाएगा, गर्मी उत्पन्न हो जाएगा। गर्मी को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, यानी तापीय। तो कहाँ है, तापीय में चेंज हो जाएगा, यही आंसर होगा। कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि पढ़े जय श्री राम जय माता दी करके मार दिया आप ऑप्शन, वो सब नहीं है। कंसेप्ट समझिए और कंसेप्ट के हिसाब से टिक करिए, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे डरने लगेगा कि कैसे हम इससे बचे। चलिएगा, और ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड था, और उम्मीद करते हैं जो अपना लक्ष्य है, सपना है, उस पर जोरदार तरीके से टूट पड़िए और जो अपना सपना है उसको अपना कर लीजिए। और यही लास्ट मौका है, ना तो 4 साल बीत जाएगा फिर वैकेंसी का पता नहीं रहता। इसलिए जब रेलवे ने मौका दिया है तो इस मौके को फ़ायदा उठाइए, अपने यार दोस्तों सबको शेयर करिए, समझाइए कि देखिए क्लासेस लीजिए और अपना ग्रुप डी का बेड़ा पार लगाइए। और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।